अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि आप सब जो है लॉ के प्रोफेशन में हैं और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो वो शायद लॉ प्रोफेशन में ना हो, तो ये वीडियो सबके लिए होगा, चाहे कोई इस वक्त लॉ की डिग्री कर रहा है या किसी को फ्यूचर में लॉ की डिग्री करनी है। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ एज ए कैरियर। तो आप जानते हैं 10+2 के बाद या 10th के बाद जो बच्चे होते हैं उनका ज्यादा जो हम देखते हैं वो ज्यादा डाइवर्ट होते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल की तरह। लेकिन लॉ जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा है। अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता, जो लॉ की डिग्री भी करते हैं उनको लगता है कि लॉ जो है ये सिर्फ कोर्ट में जाना है और वहां पे प्रैक्टिस करना है, और जिसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो 1 साल 2 साल के बाद ही उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सेप्ट कि ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बगैर भी लॉ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। पहली बात, 10th लेवल पर ही एक बच्चे को अपना माइंडसेट बनाना चाहिए कि मैं किस फील्ड में जाऊं। क्योंकि 10th तक जो स्ट्रीम होती है, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, पूरे इंडिया में एक ही सिस्टम होता है, एक कॉमन स्ट्रीम होती है जिसमें इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स या कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। बट आफ्टर 10th एक बच्चा जो है वो मैच्योर होता है एंड ही हैज टू डिसाइड हिज कैरियर कि वो किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसका शौक है और वो क्या बनना चाहता है। तो इसके बाद अगर आप 10th के बाद आपका इंटरेस्ट है लॉ में, या अगर आप चाहते हो कि मैं लॉ में जाऊं तो उसके लिए मैं क्या करूं, 10th के बाद तो आप लॉ नहीं कर सकते, बट आफ्टर 10th यू कैन चूज द स्ट्रीम। क्योंकि 10th के बाद आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप ह्यूमैनिटीज को ले। अगर आप लॉ में कैरियर बनाना चाहते हो, आप एडवोकेट बनना चाहते हो, आप जज बनना चाहते हो, तो आप 10th के बाद ह्यूमैनिटीज, जिसको हम आर्ट्स कहते हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए, आपको हिस्ट्री लेना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, आपको सोशियोलॉजी लेना चाहिए या साइकोलॉजी लेना चाहिए। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जो आगे जाके आपको लॉ में हेल्प करेंगे। और दूसरी बात की जो लॉ की का कोर्स होता है उसमें भी ये सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप इस टाइम देखते हैं कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से फॉर एग्जांपल आए हैं, तो लेकिन लॉ में जब आपने एडमिशन किया तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ा, आपको हिस्ट्री लेनी पड़ी, या आगे जाके आपको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़नी है। अगर ये सब्जेक्ट्स आपने 11th और 12th में ऑलरेडी पढ़े होते तो ये आपको काफी हेल्प करते, आप इजिली इन चीजों को समझ पाते। और इसीलिए मेडिकल बैकग्राउंड से फिर आर्ट्स लॉ में आना थोड़ा उनको डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए बेटर है कि 10th लेवल पर ही आप अपनी स्ट्रीम को चूज करो, आप ह्यूमैनिटीज को लो। देन दूसरा स्टेज आता है 10+2, जब आप 12th पास करते हो। तो 12th पास अगर आपने किया, आपका बैकग्राउंड मेडिकल भी था या नॉन मेडिकल था या कॉमर्स था या होम साइंस था या ह्यूमैनिटीज था, तो 10+2 के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जहां पर भी आप जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, आपको ये 10+2 के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। चाहे वो BA LLB का कोर्स हो, चाहे वो BSc LLB का कोर्स हो, चाहे वो BCom LLB का कोर्स हो, यानी ये 5 ईयर कोर्स आप 10+2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी जो है जिसने 10+2 किसी भी स्ट्रीम से किया है, ही कैन ज्वाइन, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। तो यहां पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 10+2 के बाद लॉ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन पहले करूं, तो आपको फिर 10+2 के बाद वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे चाहिए जो आपको बाद में लॉ में हेल्प करेंगे, यानी ह्यूमैनिटीज। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 10+2 पास किया है मेडिकल स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में, और वो लॉ में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो चाहता है पहले मैं ग्रेजुएशन करूं, तो उसको BSc नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए BA, उसको लेना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल का लॉ का कोर्स होता है और 10+2 के बाद होता है 5 साल का कोर्स। लेकिन बेटर है कि 10+2 के बाद ही आप करें, क्योंकि 1 साल आपका बच जाएगा। क्योंकि आपको 10+2 के बाद जो आप कोर्स करेंगे, इसमें ग्रेजुएशन भी मिलेगी आपको, इसमें आपको लॉ की डिग्री भी मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, चाहे आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करें या चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ कोर्स करें, दोनों चीजें सेम है, दोनों जगह पे आपको लॉ की डिग्री मिलेगी। अब ये क्वेश्चन है कि चलो लॉ की डिग्री हमें मिल गई, हमने 10+2 के बाद किया,
चाहे हमने BA LLB किया, चाहे हमने BCom LLB किया, चाहे हमने BSc LLB किया, तो लॉ की डिग्री हमें मिली। तो फिर हमारे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप में से कोई बताएगा व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज? क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो लॉ में आए हैं अब, तो आपको क्या लगता है कि लॉ करने के बाद आपका क्या इंटरेस्ट है? जुडिशियल एग्जाम्स। तो मैक्सिमम बच्चे जो है उनका फोकस होता है कि हम जुडिशियल एग्जाम्स में जाएंगे। तो पहले हम उसी चीज को लेंगे, जुडिशियल सर्विसेज इसको बोलते हैं बेसिकली। जिस तरह IAS होता है, KAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी तरह एक सिविल सर्विस का एग्जाम होता है जो UPSC कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसमें और बाकी एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? जो IAS का एग्जाम होता है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। उसमें हर एक ग्रेजुएट, चाहे किसी ने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, लॉ किया है, मेडिसिन में किया है, BTech किया है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस IAS एंड KAS पोस्ट, जो सिविल सर्विस के एग्जाम आते हैं। लेकिन जो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम है, इसमें सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना स्कोप है लॉ का, कि IAS में हर कोई आता है। समझो अगर हम पूरे इंडिया में IAS की बात करें तो 1 करोड़ लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे। लेकिन लॉ में, जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में सिर्फ लॉ वाला ही अप्लाई कर सकता है। तो दैट मीन्स इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लॉ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, इसमें डायरेक्टली आप जज अपॉइंट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज या जो सब जजेस होते हैं वो इसके थ्रू अपॉइंट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, तो आप हाई कोर्ट के लिए भी एलिजिबल है, आप हाई कोर्ट जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है और प्लस आप जज ऑफ हाई कोर्ट है 5 साल के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, या जो नाइब उससे नीचे के जो लेवल के सब जजेस होते हैं, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये एक ऐसा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल पोस्ट है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी को रेस्पेक्ट नहीं मिलती। एज फार एज मॉनेटरी बेनिफिट वो भी देखिए तो काफी ज्यादा अच्छी सैलरी भी होती है, हैंडसम सैलरी होती है, बाकी जो फैसिलिटीज होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है, और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी में सबसे रेस्पेक्टेड पोस्ट माना जाता है जज का। तो ये कौन अप्लाई कर सकता है? सिंपली जिसने BA LLB किया। तो ये पहला कैरियर अपॉर्चुनिटी है। यानी अपने सब्जेक्ट को इतना इजी मत समझो कि भाई जिस तरह सारे लोग करते हैं BA BSc BCom हमने भी कर लिया, नहीं। आपका सब्जेक्ट यूनिक है, दैट इज वाई इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। हर किसी को लॉ में नहीं जाना चाहिए, इसमें स्पेशल लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशल पोस्ट के लिए कल एलिजिबल है। तो ये तो पहला हो गया। सेकंड इज प्रैक्टिस। अब अगर कोई चाहता है कि मैं जुडिशरी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकता या मैं नहीं जाऊंगा जुडिशरी में, तो वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। उसके 2 तरीके हैं। एक है वर्क, यू कैन वर्क एज एन एडवोकेट। अब किसी भी कोर्ट में जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तहसील कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। सिंपली आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो इजीली हो जाता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। आपका सीनियर होगा, उसके साथ आप रहेंगे कुछ साल तक, उसके बाद आप खुद सीनियर बन जाएंगे। और उसमें क्या आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो होती है एडवोकेट्स की। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, मैं कुछ लोगों से मिला हूं 1-2 बार, तो उन्होंने कहा यहां ऐसे भी कुछ एडवोकेट्स हैं जो एक दिन में 1 लाख भी कमा सकते हैं, एक दिन में 5 लाख भी कमाते हैं। एक हेयरिंग में, एक केस में वो प्रेजेंट होते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जज, और 5 लाख 10 लाख तक भी वो ले जाते हैं। हमारे एक काफी फेमस वहां पे एक वकील थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी लास्ट ईयर डेथ भी हुई। उनका नाम था, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, काफी फेमस लॉयर थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऑफर किया गया डिफरेंट पोस्ट जजेस के, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे मेरा कैरियर जो है बेस्ट है अपनी इस प्रैक्टिस में। तो इसलिए अगर आप उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर। दूसरा होता है कॉर्पोरेट लॉयर। उसके बारे में सुना है आप लोगों ने कुछ? कॉर्पोरेट लॉयर। तो कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं इंडिपेंडेंटली हम प्रैक्टिस ना करें, हम कोर्ट में ना जाए, किसी सीनियर के पास रहेंगे, उसके अंडर काम करेंगे, फिर सीखेंगे। वो कहते हैं क्यों ना हम किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करें, किसी कॉर्पोरेट, किसी बिजनेस फर्म को ज्वाइन करें। क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो बिजनेस फर्म्स है, तो ये बेसिकली इनको लॉयर चाहिए, क्योंकि इनके डिस्प्यूट्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी जियो कंपनी को हम ले, एयरटेल कंपनी को हम ले, या किसी भी कंपनी को हम ले, इनको लॉयर हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इनका कोई डिस्प्यूट होगा, कोई लीगल मैटर होगा, तो उसके लिए इनको लॉ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। तो उनको कहा जाता है कॉर्पोरेट लॉयर, जो आप LLB करने के बाद, BLB करने के बाद किसी भी फर्म के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो लाखों में आपको पे करते हैं, और सिर्फ आपका काम होता है लीगल मैटर्स को देखना, और आपको किसी कोर्ट में जाना नहीं है। आपको आपका अपना एक ऑफिस होता है, वहीं से आपको ये सारी लीगल मैटर्स देखनी होती है। तो ये दो चीजें हैं, क्या आप एज इंडिपेंडेंट लॉयर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप किसी कॉर्पोरेट जो फर्म है, किसी फर्म के साथ जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर जो है आपको ये मौका मिलेगा। देन अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप देखते हैं बड़ी क्रेज है लोगों में, चाहे कोई भी प्रोफेशन आप चूज करो, लास्ट में हम कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। चाहे कोई MBBS करता है, आप देखते हैं लाखों करोड़ों लोग पैसा खर्च करते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, रशिया जाते हैं, या कहीं और चाइना जाते हैं, MBBS डिग्री लेकर आते हैं। और आपको पता है आज कितनी महंगी है MBBS डिग्री, कम से कम 40-50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक जाता है खर्चा। किसके ऊपर? MBBS। और MBBS करने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी हॉस्पिटल में हमें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जो लॉ ग्रेजुएट होता है, इसको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत। आप देखें कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लॉ कॉलेज है, लाइक आवर लॉ कॉलेज, जहां 1 लाख 2 लाख में ही एक बच्चे को डिग्री मिल जाती है। अगर कोई हाईएस्ट लेवल पर भी जाएगा, जो बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस है, लॉ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, वहां पर भी ये 5-10 लाख में हो जाता है। तो दैट मीन्स इतना एक्सपेंसिव कोर्स भी नहीं है। बट अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इनके लिए सेपरेट पोस्ट होते हैं। एक पोस्ट इनके लिए होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफिसर। तो लॉ ऑफिसर का जो पोस्ट है, ये बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स में एक पोस्ट होता है लॉ ऑफिसर का। क्योंकि अगर कोई लीगल मैटर होगा, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और जो लोग हैं उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई लीगल मैटर होगा, उनके लिए उनको एक लीगल एडवाइजर चाहिए, जिसको हम लीगल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, लीगल एडवाइजर भी, या लॉ ऑफिसर भी। तो ये गवर्नमेंट जॉब है किनके लिए? जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। इसके अलावा IBPS का नाम आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं ना, प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक्स, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं IBPS। यहां काफी बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता है। तो IBPS जो है ये भी लॉ ऑफिसर्स के पोस्ट क्रिएट करता है, और जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो J&K बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, इन बैंक्स में एक लॉ ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि अगर बैंक को कोई लीगल मैटर होगा, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, उसके लिए भी इनको एक बंदे की जरूरत पड़ती है। और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखिए बैंकिंग सेक्टर हमारा काफी ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। सबसे ज्यादा जॉब्स जो है अब बैंक्स में ही क्रिएट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पे एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं SEBI, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेंट्रल बॉडी है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, इस चीज को देखता है, और उनको भी लीगल ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए SEBI जो है, जिस तरह IBPS है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिलेक्शन करता है लोगों का बैंक्स के जॉब्स के लिए या लॉ ऑफिसर्स के लिए, इसी तरह SEBI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एक पोस्ट्स निकालते हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज की चीजों को देखते हैं। इसके अलावा आर्मी पता है आपको, इंडियन आर्मी जो है इसमें काफी ज्यादा है। तो वहां पर भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अलग एक सेपरेट चीज है जिसको हम बोलते हैं JAG, यानी जज एडवोकेट जनरल, JAG। इंडियन आर्मी में, यानी इंडियन आर्मी में भी जजेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके अपने जो है ना, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अपने लीगल मैटर्स होते हैं, एंड दे हैव टू कंसल्ट द जज। तो इसलिए इंडियन आर्मी, जहां पे आपको लगता है सारे पुलिस वाला या आर्मी वाला, वहां पर भी हमें जजेस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, यानी जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट वकील, क्योंकि आप देखिए कोर्ट में सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो प्राइवेट वकील होते हैं, है ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बंदा होता है जो वहां उनके साथ, है ना, बहस करता है, डिस्कशन करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो ये गवर्नमेंट जॉब है एडवोकेट्स के लिए।
और जिसके लिए एलिजिबिलिटी है सिर्फ आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसके लिए आपको आराम से सैलरी मिलती है। यूपीएससी हर साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी जो है पोस्ट्स निकालता है। इसके अलावा आरबीआई का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो ये भी लीगल ऑफिसर्स के लिए अलग से रिक्रूटमेंट करती है, क्योंकि आरबीआई को भी गाइडेंस चाहिए लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग, कानून क्या होता है, और डिस्प्यूट्स अगर होंगे बैंक्स के दरमियान या गवर्नमेंट और बैंक्स के दरमियान, तो आरबीआई भी अपना एक कोटा बनाता है, एक समझो अपना एक पैनल उनका होता है, लीगल पैनल, जहां पे वो अपॉइंट करते हैं लीगल ऑफिसर्स को जो डिफरेंट लीग केसेस को हैंडल करते हैं, एंड दे आल्सो रिप्रेजेंट आरबीआई इन द कोर्ट। अगर आरबीआई को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आरबीआई की तरफ से कोर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। आल्सो अगर कोई टीचिंग में इंटरेस्टेड है, वो कहता है नहीं मैं लॉ को टीचिंग प्रोफेशन बनाना चाहता हूं, उसको क्या करना है, वो लॉ करेगा, उसके बाद वो एलएलएम करेगा, उसके बाद वो नेट क्वालिफाई करेगा, यूजीसी नेट होता है, या उसके बाद वो पीएचडी करेगा, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन एनी लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया या आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप लॉ को एक कैरियर ऑप्शन भी चूज करना चाहते हैं एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, तो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर, रीडर, टीचर अपॉइंट हो सकते हैं, या किसी भी लॉ कॉलेज में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग में जाना चाहे तो आप लॉ के जो मैटर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके ऊपर आप बुक्स भी लिख सकते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं, लोगों को लीगल एडवाइस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है ओनली फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। इसके लिए सिर्फ एलिजिबल है कौन, जो लॉ करता है। अब आप देखिए, मैं आपको कश्मीर की एग्जांपल बताऊं, हर साल यहां से ग्रेजुएट कम से कम 70-80,000 बच्चे होते हैं। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी हर साल 70-80,000 बच्चे यहां से बीए बीएससी करते हैं। सो वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब लॉ कितने करते हैं, मुश्किल से 500-600 लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी में और बाकी कॉलेज को मिला के 400-500 लोग, समझो बाहर जाकर भी नॉट मोर देन 1000, यानी एक साल में 1000 ही यहां लॉ ग्रेजुएट पैदा होते हैं, जबकि 70,000 मोर देन 70,000 जो है वो ग्रेजुएट तैयार होते हैं बाकी लोग। अब देखो उनका कंपटीशन कितना है और आपका कंपटीशन कितना है। इसके अलावा यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है, जिसकी क्रेज सबको है, आईएएस बनना, आईपीएस क्वालिफाई करना, केएस करना, उसके लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, और लॉ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। और लॉ ग्रेजुएट के लिए वहां पे क्या फायदा है, बीएससी वाला, बीए वाला, बीकॉम वाला, एमबीबीएस वाला, बीटेक वाला भी अप्लाई करेगा, और लॉ वाला भी अप्लाई करेगा। किसके लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, आईएएस के लिए। तो क्या बेनिफिट है आपको, कोई बताएगा? पहला आपको बेनिफिट यह है कि आप अपना सब्जेक्ट, लॉ का सब्जेक्ट वहां पे है, तो आप अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। आपने 10 साल तक लॉ पढ़ा है, तो आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बने हैं, इसलिए आप अपना सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में ले सकते हैं। लॉ आपको कोई और सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो दैट मीन्स आपका जनरल स्टडीज भी कवर हो गया, वो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, वो भी आपका कवर हो गया। देन आपको लीगल ड्राफ्टिंग आती है, लिखना, वहां पे ऐसे लिखना होता है। मैक्सिमम जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको राइटिंग स्किल्स उतनी नहीं होती, लेकिन लॉ ग्रेजुएट्स को राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, वो इजिली कोई भी आर्टिकल या लिख सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स आप देखते हैं, प्रीलिम्स मेंस भी क्वालिफाई करते हैं बच्चे, लेकिन वो इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज मैटर करती है। आप तो माशाल्लाह आज से ही टाई सूट पहन के आते हैं, इसलिए आपको उस दिन टाई सूट ढूंढने की जरूरत, आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बढ़ जाते हैं, और जब आप बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, कॉमन ग्रेजुएट नहीं, ये लॉ ग्रेजुएट है। तो इसलिए इंटरव्यू में भी, ड्राफ्टिंग में भी आपको ये फायदा मिलता है। और लैंग्वेज माशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज तो कॉमन लैंग्वेज है, उस पर भी आपको काफी होल्ड होता है। आप कंपेयर करें अब लॉ ग्रेजुएट को भी और एक कॉमन ग्रेजुएट को भी। हमारी यूनिवर्सिटी से हर साल बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर देखो उनमें कितना डिफरेंस है। पहले तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी वीक होते हैं, बिकॉज वो बच्चे इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, या जो उनकी लीगल राइटिंग होती है वो भी वीक होती है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन मोड्स एटसेट्रा, एग्जामिनेशन पास करने का मसला। इसलिए लॉ ग्रेजुएट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करना भी बहुत इजी है। और बाकी जो छोटे लेवल के एसएसबी, एसएससी के एग्जाम जो होते हैं ना, यू कैन इजिली क्वालिफाई। समझा आपको? तो ये कुछ चीजें हमने बताई आपको कि लॉ का कैरियर क्या है। अपने इस सब्जेक्ट को सीरियस लो,
ये मत समझो हम यहां पे आए हैं कॉलेज में और यहां पे टाइम पास करके हमें डिग्री मिलेगी और शायद कुछ और नहीं। यू हैव टू टेक योर डिग्री वेरी सीरियस। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर था, कैरियर इन लॉ। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनको चाहिए कि इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और अपनी कमेंट दें और इस चैनल को प्रमोट करें। आप राकिब जिया की चैनल